तो लास्ट क्लास में हमने इंडेक्स नंबर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। लेस्पियर, पास्टियर और फिशर के फॉर्मूले को देखा था हमने। वैसे ही क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10। लेस्पियर, पास्टियर, फिशर का जब आप फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको क्वेश्चन में P और Q यानी प्राइस और क्वांटिटी दोनों दिखना चाहिए, तभी आप उसको यूज करके सॉल्व कर पाते हो। प्राइस तो दिख रहा है, क्वांटिटी जैसा नहीं दिख रहा है कुछ भी। ये वैल्यू है, समटाइम वो वैल्यू लिख देता है या फिर कई बार वो एक्सपेंडिचर लिख देता है। तो वैल्यू या एक्सपेंडिचर जो होता है वो P इंटू में Q होता है। मतलब ये कि एक कमोडिटी का प्राइस 3 रुपए है तो आप 18 रुपए खर्च कर रहे हो उसके ऊपर, तो कितने यूनिट खरीदे आपने? अगर 3 रुपए प्राइस है और आपने टोटल 18 रुपए खर्च किए, 6 क्वांटिटी है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, प्राइस और वैल्यू को डिवाइड करके Q कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, हमें पता है कि बेस ईयर का जो प्राइस होता है वो P0 होता है। अब Q0 कैलकुलेट कर सकते हैं इसको और इसको डिवाइड करके। यहाँ एक्सपेंडिचर पे लिखा होता है ना, तब भी हम क्या करते हैं, सेम डिवाइड करके निकालते हैं। तो 6 हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 35 7 हो जाएगा। यहाँ भी 7 8 एंड 3 है ना। अगर यहाँ पर प्राइस नहीं गिवन होता, क्वांटिटी गिवन होता और यहाँ पर वैल्यू गिवन होता, तो आपको प्राइस चाहिए, प्राइस तो तभी चाहिए आपको। P और Q दो चीजें आपके पास होनी चाहिए। अगर उन दोनों में से कुछ भी मिसिंग है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके तो मिसिंग वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करना। अब करंट ईयर का जो प्राइस होता है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं, P1। वैसे ही Q1 कैलकुलेट कर लेंगे हम इसको डिवाइड करके, ठीक है ना। P और Q आपको पता लग गया, अब आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फिशर का जो मेथड है उसको लिखने का जो तरीका है, हमें पता है लेस्पियर और पास्टियर का जो फॉर्मूला होता है उसी का मल्टीप्लिकेशन होता है। और लेस्पियर का मैंने आपको बताया था कैसे याद रखा जा सकता है, 1000, और पास्टियर का 1101, 1000 और 1101 है ना। तो अब हम फॉर्मूले को ध्यान में रख के वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले अगर हम देखें तो P1 और Q0 चाहिए, P1 एंड Q0। तो P1 ये रहा, Q0 ये रहा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमें। 42 70 77 48 और 27। सेकंड वैल्यू क्या है, P0 Q0। अब देखो P0 और Q0 ना आपको अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो वैल्यू है। डायरेक्टली ये लिख सकते हो आप, क्यों मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई भी हो जाएगा वैसे तो। अगर वैल्यू थोड़ी ज्यादा मुश्किल लग रही है तो फिर हम इस वाली वैल्यू को सीधा लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। थर्ड P1 और Q1 ये भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अगर देखो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो ये दे रखा है। डायरेक्टली पुट कर दो, 14 100 55 60 एंड 36 एंड लास्ट वैल्यू P0 Q1 P0 Q1 है ना, ठीक है। 50 30 40, ठीक है। ऐसे हम सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे और सीधा हमें इस फॉर्मूले में उसको पुट कर देना है, ठीक है। तो फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद उसको पूरा सॉल्व करना है, जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो मेरा एडवाइस है यहां तक करने के बाद ज्यादा मेहनत ना करें, है ना, और फिलहाल छोड़ दें
और किसी ने कर लिया हो तो उससे पूछ ले और नहीं किया हुआ है तो उसके लिए जगह छोड़ दे, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा ये, है ना। इतनी देर में आपके कई सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ हाँ, नानी के घर जा रहे हो ना उधर। इस चैप्टर का अगला टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना। इस मेथड से हम बेसिकली कंज्यूमर्स का लिविंग स्टैंडर्ड चेक करते हैं कि वो पहले के कंपैरिजन में कितना इंप्रूव हुआ है। किसी का लिविंग स्टैंडर्ड आपको पता करना हो, रहन सहन उसका कैसे इंप्रूव हुआ है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं? उसके खर्चों को देखकर, है ना, उसके एक्सपेंसेस को देखकर। अगर किसी ने कोई पिछले साल 100 रुपए खर्च करता था, अब वो 200 रुपए खर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हुआ है? बड़ा है ना। तो वही हम पता करने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर अगर 1.60 आता है, तो इसका मतलब कंज्यूमर जिस कंज्यूमर का हम लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो 60% से क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। महंगाई तो बढ़ती है, और कोई कितना ही गरीब हो, उसका खर्चा समय के साथ बढ़ता है ना। क्योंकि जो सामान आटा या चावल वो पहले 10 रुपए का खरीदता था, अब इसका खरीदना पड़ेगा उसको, वो पैसे कहीं से लाए, है ना। तो खर्चे बढ़ते ही हमेशा। दो मेथड का यूज करके हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। पहला है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और ये बिल्कुल लेस्पियर वाले फॉर्मूले कॉपी प्रिंट है। सीपीआई का मतलब हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका जो फॉर्मूला है सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इनटू में, है ना, बिल्कुल लेस्पियर वाला फॉर्मूला है। उससे ही आप कंज्यूमर का प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से, अगर वो सॉल्व करने के लिए बोल रहा है तो। सेकंड मेथड है इसका फैमिली बजट मेथड, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यही पूछता है वो। और यहां पर आप फॉर्मूला यूज करते हो सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W का। W का मतलब हो जाता है वेट, यानी हिंदी में अगर मैं कहूं तो भार। वेटेज मतलब मान लो अगर आपकी इनकम 100 रुपए है और आप उसमें 50% खाने वाले पे खर्च करते हो, तो सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया आपने? है ना, फूड को दिया, तो वो वेट हो जाता है। गिवन होता है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कई बार वेट नहीं गिवन होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं P0 इंटू में Q0 को मल्टीप्लाई करके। अगर नहीं गिवन है तो ऑलमोस्ट गिवन होगा हर क्वेश्चन में। R इंपॉर्टेंट है इसमें, P1 P0 इंटू में 100, R कैलकुलेट करेंगे, P1 डिवाइडेड बाय P0 इंटू में 100, R आ जाएगा। फिर W गिवन होगा, आपको W से मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या आ जाएगा? RW आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, दो फॉर्मूले हैं जिनके थ्रू हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन करता है कि कौन सा मेथड यूज करके आपको कैलकुलेट करना। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर वो नहीं बताता है मेथड आपको, तब आपको कैसे पता लगेगा कौन सा मेथड यूज करना है? तो उसकी एक पहचान है। अगर क्वेश्चन में W दिख रहा है आपको, इसका मतलब फैमिली बजट से ही करना है। लेकिन अगर W नहीं दिख रहा है, आप किसी से भी कर लो, हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट देखेंगे, इसमें आप मान के चलो W गिवन होगा। कमोडिटी है, प्राइस और वेट है, उसने नहीं बताया आपको कौन सा मेथड यूज करना है, लेकिन इतना जरूर बताया हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कैलकुलेट करना है। दो फॉर्मूले हैं आपके सामने, कैसे पहचानना है आपने? W से। W है तो इसका मतलब फैमिली बजट मेथड। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा RW डिवाइडेड बाय सिग्मा W। तो W तो है हमारे पास, R कैलकुलेट करना है बस हमें, R भी नहीं करना।
अगर आप देखो आर हम तब कैलकुलेट करते हैं जब हमारे पास P1 और P0 दोनों की वैल्यू, यानी बेस ईयर का प्राइस भी हो और करंट ईयर का प्राइस भी हो। लेकिन यहाँ पर जो प्राइस गिवन है, क्या उसने बताया है कौन सा प्राइस है, प्राइस बेस ईयर का या करंट ईयर का? तो जब नहीं बता रहा है वो, इसका मतलब इसने आर दे दिया आपको, तो आर भी है और डब्ल्यू भी है। तो सिंपली क्या करना है आपको, आर डब्ल्यू हो जाएगा ये 2410 600 400 340 एंड 250। आर डब्ल्यू का मल्टीप्लीकेशन जो होगा उसका जोड़ कर लेंगे और इधर डब्ल्यू का ऐड कर लेंगे। कितना ठीक है जी। आर डब्ल्यू का टोटल 4000 और डब्ल्यू का टोटल 20। सिंपली फॉर्मूले में पुट करना, आर डब्ल्यू का टोटल 4000 और डब्ल्यू का टोटल 20, यानी कितना आ गया 200। यानी कंज्यूमर का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है ना, कोई